हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप और कैसे हैं आपकी दिनचर्या। मैं कहना चाहूँगा, जितना अधिक कष्ट ये पब्लिक को है उससे कहीं अधिक कष्ट स्टूडेंट्स को होगा। कुछ लोगों को फील हो रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं हो रहा होगा। तो चलिए अब मैं बात करना चाहूँगा आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के। कोरोना को लेकर के हमारी दिनचर्या बिल्कुल बदल चुकी है और हमारी पढ़ाई की भी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। कुछ लोग ऑनलाइन क्लासेस से भाग रहे हैं। उनको ये इंतजार है कि एक न एक दिन स्कूल खुलेगा, क्लास मिलेंगे। जी हाँ, सेशन का एक एक दिन बीत रहा है। कुछ ऐसा नहीं होने वाला है जहाँ तक मुझे अनुमान है। आपको ऑनलाइन क्लास का आदी बनना पड़ेगा, चाहे जिस तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं हम। और ये कहीं ऐसा नहीं है कि मैं आपके इस कमजोरी का फ़ायदा उठाने के नहीं, आपकी भलाई के लिए हमेशा सोचा है। चैप्टर 1 समाप्त किया है बीएसटी का और ये चैप्टर 2 का हमारा वीडियो है। काफ़ी पसंद आएगा, एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो बनाया गया आपके लिए। कितना फ़ायदा उठा सकते हैं ये तो आप ही के ऊपर है। तो चलिए, हमने ये बिजनेस हिस्ट्री 12 हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तैयार किया है। आज का हमारा वीडियो है। पहले तो आपको हम समझाएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या। हम किसी फैक्ट्री की एम्प्लॉय को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम बनाते हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे हेनरी फ्यूल्स ने जो हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्यूल के बारे में जानेंगे। जी हाँ, हेनरी फ्यूल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की दुनिया में एक मिसाल कायम किया। आज तक वो मिसाल कायम है और ये पूरी दुनिया की फैक्ट्री इसी सिद्धांतों पर चल रही है। तो हम बात करेंगे हेनरी फ्यूल्स के प्रिंसिपल पर। जी शुरू करते हैं। हेनरी फ्यूल कौन थे, सबसे पहले जानना जरूरी है। उनकी बायोग्राफी पर थोड़ा सा 2 लाइन बोलना चाहेंगे। हेनरी फ्यूल was born in France in 1841। उनका जन्म फ्रांस में 1841 को हुआ था। He got degree in mining engineering in 1860। 1860 में उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री ली थी, कोल माइन के लिए, यानी कोयले कंपनी में काम करने के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी थी। ये उनकी स्टोरी है, बायोग्राफी है। एंड स्टार्टेड वर्किंग एज इंजीनियर इन कोल कंपनी इन 1888। 1888 में उन्होंने काम करना शुरू किया, सर्विस मिली उनको और ही वॉज प्रमोटेड एज द डायरेक्टर। उनकी काबिलियत को देखते हुए प्रमोशन उनका डायरेक्टर के पोस्ट पर मिला। डायरेक्टर समझ रहे हैं आप, कितनी हाई लेवल की नौकरी, यानी टॉप लेवल पर काम किया उन्होंने। वर्कर से शुरू किया, वह 4th लेवल से शुरू किए। एम्प्लॉय थे 3rd लेवल के, लेकिन टॉप को उन्होंने पहुंचाया, डायरेक्टर पोस्ट। ये डायरेक्टर पोस्ट उनको फ्री में नहीं मिला था। बताते चलें कि कंपनी उनकी जो थी दिवालिया की इंसॉल्वेंसी के कगार पर थी बिल्कुल। और ये उनकी इंसॉल्वेंसी कंपनी की स्थिति को बचाने में इन डायरेक्टर की अहम भूमिका थी। इन ए सेम कंपनी ड्यूरिंग 30 ईयर्स, 30 वर्षों के मेहनत के पश्चात he done the best worker for company, work for company he did not give। उन्होंने अपना बिल्कुल परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया था। 30 वर्षों के दौरान उन्होंने कंपनी को बिल्कुल उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को 1 नंबर बनाया। तो जिस डायरेक्टर ने इतना मेहनत किया, क्या किया था, कुछ जादू थोड़ा मारा नहीं होगा। क्या उसने जो है एफर्ट दिखाया, कौन से उसने प्रयत्न किए, ये आज के युग में मिसाल है।
तो बात करेंगे हम, ही डिड नॉट गिव द बेस्ट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिपोर्ट बट आल्सो सेव द कंपनी फ्रॉम इंसॉल्वेंसी। उन्होंने उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत ही नहीं किया बल्कि उसे इंसॉल्वेंसी से भी बचाया। His effort is following। जो उन्होंने प्रयत्न किए उसी को हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फेवर मानते हैं। और आज इसी पर ये पूरी दुनिया चल रही है। पहले उन्होंने बताया कि आपको एम्प्लॉय से काम लेना है, अच्छी तरह से काम लेना है तो डिवीजन ऑफ वर्क कर दीजिए, काम का बंटवारा 5-5 यूनिट बांट दीजिए वर्कर की, 1 यूनिट दे दीजिए काम करने के लिए, 5-5 की टीम बना दीजिए, दूसरी यूनिट दीजिए, कंपैरिजन कीजिए, किसने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया उसका प्रमोशन कीजिए। दूसरा उन्होंने प्रिंसिपल्स बताए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी दीजिए उनको, रॉ मटेरियल समय से दीजिए, टाइम से दीजिए उनको रॉ मटेरियल, और जवाब लीजिए उनसे प्रोटेक्शन का। इसलिए कहा गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिल्कुल एक ये कहिए कि इक्वलेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तीसरी चीज उन्होंने बताया कि एम्प्लॉय के अंदर डिसिप्लिन डालिए। जहां पर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप चेक करेंगे वहीं पर डिसिप्लिन होना चाहिए एम्प्लॉय में। डिसिप्लिन इस बात का कि एम्प्लॉय टाइम से आए, ओबे करे सीनियर को, जूनियर का ख्याल रखे, ये सब कुछ होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। कमांड, कंट्रोल। हमने जैसे होता है ना, फर्स्ट फायर तो फायर, वर्क तो वर्क, उसमें कोई बहस नहीं, वर्क होना है तो होना है, ये कहा उन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड। फिफ्थ पॉइंट को बताया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये नहीं कि उनको थर्ड लेवल का, ये सेकंड लेवल का एम्प्लॉय कुछ और बोले, फर्स्ट लेवल का एम्प्लॉय कुछ और, नहीं, जो भी कमांड मिले बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए, ये उन्होंने बताया। इंडिविजुअल पर्सनल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल और पर्सनल इंटरेस्ट, हर एक एम्प्लॉय के अंदर इस तरह का सिचुएशन आप पैदा करें, इस तरह का माहौल उनको दें कि उनके अंदर पर्सनल इंटरेस्ट आए। वो जो उनको यूनिट दिया जा रहा है वर्क करने के लिए, उनके अंदर खुद की अपनी इंटरेस्ट आए, उस काम को करने में उनको आनंद आए। पकाऊ नहीं होना चाहिए, उनको बिल्कुल एयरी प्लेस दीजिए, एसी दीजिए, फैक्ट्री में साफ सफाई रखिए, ये हेनरी फ्योल ने बताया। और आखिरी चीज उन्होंने 7th चीज बताई। कुल तो उन्होंने 14 प्रिंसिपल बताए थे, अभी आपको 7 बता रहे हैं, 14 आपको पूरे कंप्लीट करेंगे अभी। रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स, 7th आइटम उन्होंने बताया कि व्यक्तियों की मजदूरी, जिसके लिए हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, वो उसके हिसाब से, उनकी काबिलियत के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से होनी चाहिए। यदि नहीं है तो कल का आपका एम्प्लॉय टर्नओवर करेगा दूसरी फैक्ट्री में, आपका एक फैक्ट्री केवल जो है ट्रेनिंग सेंटर बन के रह जाएगा। एम्प्लॉय दूसरे और टर्नओवर करेगा, आपकी फैक्ट्री में कोई जो है, ये कहें कि आपका एफिशिएंट एम्प्लॉय नहीं रह जाएगा, बिल्कुल नए आयाराम गयाराम तो लगा रहेगा। एम्प्लॉय आएगा, एम्प्लॉय जाएगा, एम्प्लॉय आपसे ही सीखेगा, दूसरी जगह काम करेगा। अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉय फैक्ट्री को उजाड़ देंगे। चलिए तो अगले हम बात करते हैं 8 पॉइंट की। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एक सिस्टम को बताया, 8 सिस्टम को हेनरी फ्योल ने। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अपने अधिकारियों को आप अपने हाथ में रखते हैं, ओनर अपने हाथ में रखता है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है, अथॉरिटी को सौंपता है एम्प्लॉय को, चाहे डायरेक्टर हो
जूनियर हो, सीनियर हो, इन्फीरियर हो, सुपीरियर हो, सबको अपना जो है राइट्स को बिल्कुल हैंड ओवर करता है, अथॉरिटी को डिलीगेट करता है। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल एक दूसरे का ये विपरीत शब्द है। अपनी शक्तियों को छोड़ता है अपने एम्प्लॉय पर जो फेथफुल है उनके यहाँ, जिनको कि ट्रेंड किया है, इंटरव्यू कर लिया उनका, उन ट्रेंड को मौका देता है काम करने का। तो ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, बांटना। अगला सिस्टम उन्होंने बताया है प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन। जैसे टॉप लेवल ए इंडिकेट करेगा बी को, बी सी को, सी डी को और डी ई को। ऐसा नहीं कि कोई चीज ए डायरेक्ट जो है वह सीधे सीधे ई को बता दे, कभी नहीं। या ए या ई जो है ए से पूछे। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन फेवर ने ये बताया, ए जो है मीटिंग करेगा बी के साथ और बी सी के साथ, सी डी के साथ और डी ई के साथ। इस तरह से इंफॉर्मेशन एक सीरियल से सीरियल वाइज एम्प्लॉय के पास आती है। स्केलर चेन को तोड़ना नहीं होता है। अपनी प्रॉब्लम एम्प्लॉय बोलेगा तो उसके करीब में जो है उससे ईडी से कंसल्ट कर लेगा, डीसी से कंसल्ट कर लेगा अपनी प्रॉब्लम। फिर इस तरह से ऊपर चढ़ते चढ़ते प्रॉब्लम आती है ए के पास। इस चेन को तोड़ना नहीं, हेनरी फेवल ने यह बताया। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर करना ये राइट होता है सीनियर का, वो ऑर्डर करता है, ऑर्डर करेगा उसके हिसाब से एक्टिविटी होती है अदर एम्प्लॉय में। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जी हाँ, बराबरी का दर्जा देना। इक्विटी, आपका हर एक एम्प्लॉय आपका साथी है, कोई छोटा बड़ा नहीं है इंसानियत के हिसाब से। एक आप बराबर का दर्जा देते हैं आप सभी को, इन्होंने ये सिस्टम बताया। और अगला होता है स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रेनर ऑफ पर्सनल। आपका ट्रेन एम्प्लॉय, आप उसके साथ इस तरह से सेटिस्फाई किए रहते हैं उसको सैलरी दे करके, ताकि वह टर्न ओवर न सोचे, दूसरी फैक्ट्रियों में जाने के लिए न सोचे, आपके साथ रहे और ज़्यादा दिनों तक रहे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहे। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष तक आपको ट्रेनिंग का फ़ायदा मिलता रहे, ये ध्यान रखना होता है, ये ट्रेनर ने बताया। स्प्रिट द क्रॉप्स, ये 13 पॉइंट की हम बात करेंगे। इनिशिएटिव, गिव चांस टू स्टॉप। आप प्लान सेट करते हो ना, तो अपने भी एम्प्लॉय को साथ में ले लो, या उनका सजेस्ट जो है, उनका सजेशन आप बिल्कुल प्लान में शामिल कर लो, अच्छा होगा। हो सकता है कोई चीज़ आपके दिमाग में ना आए और आपका छोटा एम्प्लॉय आपको बता दे, इसलिए काफ़ी ख्याल करना होता है कि उस एम्प्लॉय को भी मौका दें। और मौका देना अच्छी बात है दोस्तों, खराब बात नहीं है। अब आपको लास्ट पॉइंट बताएंगे, स्पिरिट द कॉर्प्स। एक साथ यूनिटी है एम्प्लॉय में, एक साथ मिलकर के लोगों का काम, एक साथ लोगों ने काम किया है, आपकी फैक्ट्री को, आपके बिजनेस को, आपके संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है। और जब ये टारगेट सफल हो जाता है दोस्तों, तो एक मौका देना चाहिए अपने एम्प्लॉय को, और उनका हक भी है। आपसे प्रमोशन की बात करते हैं, वो करें या ना करें, आप उनके लिए प्रमोशन देंगे, इंसेंटिव देंगे, परसेंटेज कमीशन देंगे। इससे एम्प्लॉय में आपकी संस्था के लिए प्रेम बढ़ता है, तो आपके साथ लगा रहता है। ये चीज़ होता है, वो टर्नओवर नहीं होता आपके साथ, वो बिल्कुल आगे बढ़ता रहता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और एक एक डिटेल ये हेनरी फेवर की सिस्टम पर फोकस करेंगे। और याद रखिए, अभी बीएसटी का एग्ज़ाम हुआ नहीं, सीबीएसई ने डेट शीट निकाली है
1 जुलाई टू 15 जुलाई तक, उसके बीच में ही ये परीक्षा BST की है। तो आप और बेटर बनाने के लिए काम करेंगे, आपको कभी मुफ्त में डिग्री नहीं मिलेगी, ये दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए। पसीना बहाने होंगे, मेहनत करने होंगे। तो अगला वीडियो में हमारा डिटेल मिलेगा। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा, ये आज का हमारा वीडियो पार्ट 1 है चैप्टर 2 का। अगले वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम 2-3 हेनरी फेयोल और FW टेलर को बिल्कुल समझाएंगे, क्योंकि इनकी केस स्टडी भी आते रहते हैं।